नमस्कार, मौर्य में स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेतांशी। किसी फिल्म का निर्देशन उस नाव के नाखुदा की तरह होता है जो उसे किनारे तक ले जाता है। यानी फिल्म का चरित्र, तथ्य और क्लेवर सब कुछ निर्देशक अपने मन से तय करता है। आज बिहार का विकास न केवल देश बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अहम मुद्दे को अपने वृत्तचित्र का विषय बनाया है निर्देशिका अलंकृता श्रीवास्तव ने। मशहूर फिल्मकार प्रकाश झा की सहयोगी रही अलंकृता ने इस फिल्म के जरिए बिहार की कला संस्कृति और इसके गौरवशाली विकास को दर्शाया है। इस फिल्म पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की माटी में जन्मी अलंकृता श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका अलंकृता हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। सबसे पहले टर्निंग 30, उसके बाद बिहार की सुनहरी दास्तान, कैसा ये सफर रहा? ये सफर बिल्कुल बॉलीवुड की चकाचौंध और बिहार की। हाँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था टर्निंग 30 के बाद मेरी नेक्स्ट फिल्म बिहार के कल्चर और हेरिटेज के बारे में होगी। पर क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मेरा चाइल्डहुड जब तक मैं 9 साल की थी तब तक मैं बिहार में ही रही थी। तो मेरे फादर बिहार से हैं, तो आई थिंक आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर बिहार। तो जब प्रकाश जी ने बोला कि ऐसी फिल्म की कल्पना की जा रही है, तो मुझे लगा कि आई शुड डेफिनेटली टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड इट्स बिन वेरी नाइस, बहुत रिफ्रेशिंग। क्योंकि बॉलीवुड का माहौल बहुत अलग होता है, उसमें अलग तरीके के प्रेशर्स होते हैं और फीचर फिल्म का जो दायरा होता है वो बिल्कुल अलग होता है डॉक्यूमेंट्री से। और मैंने कभी डॉक्यूमेंट्री बनाई नहीं है, तो I think it's been a great opportunity for me to travel all over Bihar and really discover बिहार का जो heritage क्या है, बिहार का culture, बिहार का history। बिल्कुल। तो आपने बिहार की कला संस्कृति को बखूबी जाना है, उसके इतिहास के बारे में जाना है। कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? क्योंकि मैंने ये भी सुना है जहाँ तक कि रात में आप ट्रैवल पे निकल जाती थी, रेकी के लिए निकल जाती थी। हाँ, तो मैं बस यही शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली हमें मालूम नहीं है कि कितना रिच है बिहार की हिस्ट्री और क्या क्या है। मतलब जैसे संगीत की परंपरा है, यहाँ पे ध्रुपद है, ठुमरी है, लोक संगीत है, और यहाँ पे आर्ट का मतलब इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ मधुबनी है और पटना कलम हुआ करता था। तो फिर बिहार के हर गांव में, हर क्षेत्र में कुछ बहुत ही यूनिक और स्पेशल आर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे भागलपुर में टस्सर सिल्क को बनाने की परंपरा है। तो ट्रैवल करते मुझे आई जस्ट रियलाइज कि हर जगह में कुछ विशेषता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ उसका इतिहास रहा है। बिल्कुल। और इट वाज वेरी नाइस फॉर मी आल्सो टू रियलाइज कि हम लोग पूरी रात भर ट्रैवल करते थे एंड बहुत सेफली। मतलब हमें कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर इतना सेफ था एंड द रोड्स आर लाइक सो गुड नाउ। जी, रात में ट्रैवल करती थी जैसा कि आप खुद भी बता रही थी, और जैसा मैंने सुना है कि ट्रैवल में अकेले, आप टीम में अकेली लड़की थी, तो क्या कभी ऐसी हिचकिचाहट नहीं हुई? इतनी डेयरिंग आप कैसे? नहीं, कोई हिचकिचाहट ऑनेस्टली मुझे नहीं हुई, क्योंकि आई हैड अ ग्रेट प्रोडक्शन टीम और वो बहुत सब लोग सब इतने हार्ड वर्किंग थे और इतने सिंसियर थे। तो मुझे कभी इस तरीके से फील नहीं हुआ कि मैं अकेली लड़की हूँ टीम में। और एक्चुअली जब पहले बार हम लोग रेकी पे गए थे तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया था, मतलब रेकी की शुरुआत ही हुई थी और हम लोग भागलपुर में थे और भागलपुर से मुंगेर जाना था, वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो उस टाइम सबसे पहले हमारे ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट किया था, बोले कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं कि भागलपुर से मुंगेर भी हम रात को जाएं। तो आई थिंक उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स जस्ट गो। क्योंकि एक्चुअली हमारे पास डे लाइट बहुत कम मिलता था, बिकॉज विंटर मंथ्स में शूट हुआ है। तो डे लाइट हमें सिर्फ 10 बजे सुबह से 4 बजे तक ही मिलता था। तो उसके बाद एट नाइट वी यूज्ड टू ट्रैवल। सो वो ड्राइवर्स ने जब प्रोटेस्ट किया, आई सेड नो वी हैव टू गो। तो उस टाइम बिल्कुल स्मूथ रास्ता मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद वो ट्रेंड बन गया कि दिन भर हम लोग शूट करते थे और 7-8 बजे रात को हम लोग अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते थे। एंड समटाइम्स वी ट्रैवल्ड 3 in the morning, 4 in the morning एंड देयर वाज नेवर एनी प्रॉब्लम एनीवेयर। इस फिल्म में आपने कई घराने का जिक्र किया है, जैसे गया, बेतिया, दरभंगा। क्या कुछ सीखने को मिला और क्या कुछ जाना आपने इस घराने के बारे में? एक तो मुझे ध्रुपद के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी
एंड मुझे पूरे हिस्ट्री के बारे में पता चला कि सबसे पहले ये एक्चुअली मुगल किंग्स के ज़माने में शहनशाह बोलिए शाहजहां, हाँ शाहजहां के टाइम में सबसे पुराना घराना जो है वो बेतिया वो स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद मतलब काफ़ी आई थिंक अबाउट फ्यू इयर्स लेटर फिर दरभंगा शुरू हुआ, और फिर एक दूसरा घराना भी था दुमराव, जिसकी जिक्र हम लोगों ने फिल्म में नहीं की है। और मुझे ये पता चला कि इट्स सो रिच द सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, एंड वो सारा एक्चुअली मुगल टाइम से उन्होंने मतलब तानसेन से सब लोगों ने एक्चुअली ये म्यूजिक की शिक्षा पाई थी। और फिर गया में भी वी लर्न कि गया की जो ठुमरी है वो कैसे विष्णुपद टेम्पल से मतलब वहाँ से स्टार्ट हुई, और वहाँ के जो लोकल नवाब से जैसे टिकारी महाराज वगैरह उन लोगों के पेट्रोनेज से भी काफ़ी आगे तक बढ़ी। एंड आई थिंक आई डिडंट रियलाइज हाउ ब्यूटिफुल द म्यूजिक ऑफ बिहार इज, लाइक द ठुमरीज जो गया की जो ठुमरी सुनने को मिली वो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में यू कांट गेट टू हियर दोज ठुमरीज एनीवेयर। कुछ आप सुना सकती हैं? नहीं, आई कांट सिंग इट ऑल। इसके लिए फिल्म देखनी चाहिए। जी बिल्कुल। और 100 साल के बिहार को आपने 40-42 मिनट में समेटा है, कैसे, कितनी मुश्किल आई होगी? एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि ये मतलब मैंने 100 साल के बिहार को नहीं समेटा है, ये बिहार की मतलब हमारी जो फिल्म है वो सीता से एक्चुअली शुरू होती है। सो इट्स बहुत प्राचीन हिस्ट्री है। तो 100 साल बिहार के 100 साल होने के ओकेजन पे ये फिल्म हम लोगों ने बनाई है, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट द 100 years हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो ये मतलब बहुत प्राचीन टाइम से है, और जैसे सब कुछ हम लोगों ने जितना कवर कर सकते थे सबकी वो कोशिश किया है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राज, अशोका का राज, और फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम लोगों ने ट्रैवल किया इतने सारे स्टोरीज मिले और इतना सारा हिस्ट्री, वो सारा इस फिल्म में हम लोग दिखा नहीं सके, बिकॉज यू नो यू कांट गो ऑन एंड ऑन, तो ये 5 घंटे की फिल्म बन जाती है। बावजूद फिल्म में आपने ऐसा बहुत कुछ शामिल किया है जो बिहार के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। अगर बिहार के लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, आई थिंक इट्स वेरी सैड, क्योंकि आवर कल्चर इज सो ब्यूटिफुल एंड सो रिच दैट इट्स अ शेम दैट वी डोंट नो इनफ अबाउट इट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट इस फिल्म के ज़रिए अगर बिहार के लोगों को उनकी संस्कृति से मतलब वो वाकिफ़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। पर अगर बिहार के लोगों को मालूम नहीं है तो इट मीन्स कि लेकिन वो अब आपकी फिल्म के जरिए जरूर मालूम चल जाएगा। अलंकृता जी, फिल्म को शूट करते समय क्या कुछ रोमांचक क्षण रहा उस समय, उस दौरान? आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात शूट के दौरान ये थी कि ये बिल्कुल पीक ऑफ विंटर में शूट की गई है फिल्म। तो आई थिंक सब हमारा मतलब वी वर कॉन्स्टेंटली बैटलिंग फॉग एंड द कोल्ड वेदर, और सबसे ज़्यादा कोल्ड वेव था उस टाइम। हम लोग मतलब बेतिया की तरफ शूट कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू शूट इन द कोल्ड वेदर, एंड आई थिंक द होल पूरी फिल्म में मतलब आई थिंक हर रोज जब हम लोग शूट करने निकलते थे तो कुछ नया मिलता था, मतलब कुछ दिलचस्प देखने को मिलता था जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा था। So every day was like a new discovery. So it was a really wonderful experience. शायद यही वजह है कि जब आप आती थी, आराम करने आती थी, 10 से 15 मिनट आराम किया, उसके बाद आप तुरंत कहती थी कि रेकी के लिए चलना है, और शायद टीम का रिएक्शन भी कुछ अलग होता था उस वक्त। नहीं, आई थिंक मैं बहुत लकी थी क्योंकि मेरी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी, और मैं हूँ थोड़ी सी मतलब स्लेव ड्राइवर टाइप की, बिकॉज व्हेन आई एम शूटिंग फिर मुझे और किसी चीज़ का मुझे लाइक टायर्डनेस वगैरह कुछ महसूस नहीं होता है। तो आई फील कि व्हेन आई एम वर्किंग देन वन शुड जस्ट कीप वर्किंग। तो बहुत बार ऐसा होता था हम लोग थके टूटे मतलब 8-9 बजे वापस अगर आते थे गेस्ट हाउस या होटल में, तो और अगर उसी जगह हम लोग कल शूट कर रहे तो फिर मैं रात को बोलती थी चलो अब जाके कल का कुछ ढूंढते हैं कहाँ शूट कर सकते हैं, और अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं था, फिर भी मैं सबको लेकर के मतलब 9-10 बजे फिर निकल जाती थी। पर आई थिंक पहले 3-4 दिनों के बाद सबको रियलाइज होगा कि दैट्स हाउ आई एम, एंड एवरीवन स्टार्टेड आई थिंक एंजॉयिंग देमसेल्व्स, और उसके बाद आई थिंक इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ फन फॉर एवरीबॉडी। बहुत एंजॉय किया इस दौरान आपने फिल्म को बनाते समय, लेकिन इस बीच एक परेशानी आया था, आपने जिक्र भी किया था कि ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल पे चले गए थे, उनका कहना था कि रात को बिल्कुल नहीं निकलना है, और ठंड काफी था, फॉग इतना ज्यादा था कि रास्ते दिखते नहीं थे बिल्कुल, बावजूद आप कहती थी नहीं मुझे निकलना है।
हाँ, वो थोड़ा सा मतलब फूल हार्डी और आपने इस बात को मनवाया भी और आप निकल भी पड़ी थी। हाँ, ये एक्चुअली काफी बार हुआ था कि ड्राइवर्स थोड़े थोड़े मतलब शुरू में पहली बार हुआ वो उन्होंने सोचा कि अनसेफ है। ये हुआ था काफी बार कि ड्राइवर्स को लगता था कि इतना फॉग है और डेंजरस होगा ड्राइव करना। पर एक्चुअली जब मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे शूटिंग के अलावा और कुछ नजर नहीं आता और मुझे लगता था कि अगर हम लोग उस रात को नहीं निकलेंगे तो वील मिस आउट ऑन वन मोर प्लेस एंड आई फेल्ट कि पता नहीं उस जगह जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आई वाज कॉन्स्टेंटली फोर्सिंग पीपल टू ड्राइव एट नाइट थ्रू द फॉग व्हिच आई थिंक इज नॉट वेरी सेफ, बट आई वाज डूइंग दैट। गया में एक जगह आप पत्थर पे पहाड़ों पे चढ़ गई थी और उस समय डर नहीं हुआ कोई? आई थिंक शायद ये बराबर केव्स की बात है क्योंकि वो बहुत रॉकी सा फॉर्मेशन है, पर केवल मैं नहीं चढ़ी थी, मतलब पूरी टीम। हाँ, पर हाँ मैं भी चढ़ी जाती थी। हाँ, मतलब मैं थोड़ी सी क्लमजी हूँ तो मुझे लगता था कि शायद मैं ट्रिप कर जाऊं, बट लाइक आई सेड कि दैट टाइम व्हेन यू वांट द शॉट देन यू मुझे और कुछ नहीं नजर में आता है। आई एम लाइक चलो वहां से शॉट मिल जाएगा और व्हाटएवर, तो इट वाज नॉट सो बैड। प्रकाश जी का कितना सपोर्ट रहा आपको? ये पूरा आइडिया फिल्म बनाने का प्रकाश जी का ही था, तो आई थिंक इट्स हिज विजन इन दैट सेंस। बट प्रकाश जी इज अ वंडरफुल वंडरफुल प्रोड्यूसर क्योंकि एक बार वो बेटन आपको थमा देते हैं और बोलते हैं ना यू आर डायरेक्टिंग द फिल्म। ही इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर बिकॉज वो ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, बट ही इज नॉट इंटरफियरिंग एट ऑल। इवन व्हेन आई हैड मेड टर्निंग 30, उन्होंने टर्निंग 30 भी प्रोड्यूस की थी। एक बार उन्होंने स्क्रिप्ट अप्रूव कर दिया था, उसके बाद उनका नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट तभी था जब उन्होंने रफ कट देखा। So I think he followed more or less the same sort of procedure. Here he knew what we were doing. पर उनका I think the best thing about him as a producer is that he trusts the director and he gives you the feeling कि मैं हूँ, अगर कुछ परेशानी होगा but this is your thing so just do it. So that kind of support I think makes directors do their best work. फिल्म की बात करें, फोटोग्राफी की बात करें, बहुत ही बढ़िया की गई, बहुत ही रिच है। फोटोग्राफी के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली द फोटोग्राफी, इस फिल्म की फोटोग्राफी ने उसको ब्यूटीफुल बनाया है। तो फिल्म के डायरेक्टर फोटोग्राफी अक्षय सिंह थे और उन्होंने मेरी फिल्म टर्निंग 30 भी शूट की है एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम जामिया वेयर आई स्टडीड, सो एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बिहार एक्चुअली। तो उससे आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ा बिकॉज आई थिंक ही वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट वॉन्टिंग टू शो बिहार इन द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइट एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कैमरा पर्सन, सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड। इसके अलावा हमारे पास एक दो एडिशनल कैमरा पर्सन भी थे वो क्लैश डेज को शूट करने के लिए और हमारा एक और यूनिट भी था। सो आई थिंक वी मेड एन एफर्ट टू ट्राई एंड मेक एवरीथिंग लुक ब्यूटिफुल एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज मोस्टली इतना फॉग था, तो यू नो हाउ टू लाइक मेक द फ्रेम लुक लवली डिस्पाइट द फॉग वॉज क्वाइट अ चैलेंज, बट आई थिंक द DOP हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। चलिए, ये तो बात फिल्म की हुई। अगर आपकी बात करें, पर्सनली बात करें, तो आप किस तरह के निर्देशक की पहचान बनाना चाहती हैं? I think as long as I believe in the film and the story that I am telling, I am okay. मुझे mainly I feel कि मैं कभी ऐसे films नहीं बनाना चाहती हूँ जहाँ मुझे लगे कि I don't believe in that film or I don't believe in that story. So I think as long as I'm making something that I believe in, I'm happy. Feature films के if feature films को देखा जाए तो I think I'm mostly interested in films which have strong female protagonists and I feel that's my strength and I think that because I feel so passionately about female characters कि I think मेरा best work उन्हीं type की stories में आता है। तो आपको लगता है जो टर्निंग 30 आपने बनाई, 30 की पार की लड़कियां जो होती हैं उनके ऊपर सच में मानसिक दबाव होता है? डेफिनेटली होता है। वो दो तरीके से देखा जा सकता है, मतलब एक तो जो स्मॉल छोटे शहर की लड़कियां होती हैं और जो उन पे डेफिनेटली फैमिली का प्रेशर हो सकता है और जो अर्बन एरियाज में रहती हैं और उनको एक्चुअली इंटरनल टाइप का प्रेशर ऑफन फील होता है 30 की उम्र में, जब लगता है कि 30 तक हमें सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था लाइफ में और जब लगता है कि करियर स्टिल नॉट डूइंग दैट वेल, आई एम स्टिल नॉट मैरिड, आई स्टिल डोंट हैव इनफ मनी, सो आई थिंक सम प्रेशर डज सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप, बट आई थिंक उसके बाद मतलब वो थोड़ा होता है व्हेन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योर लाइफ एंड योर चॉइसेस, सो आई थिंक इट इज अ डिफिकल्ट टाइम। अलंकृता जी, कि आप अपनी फिल्मों के जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं?
आई थिंक हर फिल्म का संदेश अलग होता है और नॉट इट्स वो नेसेसरी नहीं होता कि हर फिल्म का एक संदेश हो, पर अगर टर्निंग 30 के जरिए मैं यही कहना चाहती थी कि you can find happiness within your own life, and your happiness is not dependent on the guy or your job. And I think ये सुनहरे दास्तान के थ्रू संदेश नहीं, मतलब ये कहना चाहूँगी कि बिहार का कल्चर बहुत रिच है और बहुत ब्यूटीफुल है, एंड हमें सबको मतलब 5 मिनट सोचना चाहिए अबाउट आवर ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल हेरिटेज। आइडिया कहाँ से आया? सुनहरे दास्तान का ये आइडिया एक्चुअली प्रकाश जी और शायद सीएम जी की मतलब बातचीत हाँ। हुई थी, तो आई थिंक वहीं से आइडिया निकल के आया था कि एक फिल्म होनी चाहिए बिहार के हेरिटेज के ऊपर, एंड वहीं से वो बातचीत शुरू हुई। फिर प्रकाश जी ने मेरे से बात किया, एंड देन यू नो वी जस्ट केम अप विद दैट। एक आपका ये बयान भी आया था कि बॉलीवुड में महिलाएं फिल्म निर्माण में कई क्षेत्र में वो काम करती हैं, बावजूद अभी भी ऐसा है कि महिलाओं को पूर्वाग्रह की नजरिए से देखा जाता है। आई थिंक बॉलीवुड में काफ़ी कुछ बदल गया है और बहुत सारी लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं जो अब निर्देशन कर रही हैं, और डेफिनेटली जो रोल्स मिल रहे हैं आजकल के फीमेल एक्टर्स को, दे आर वेरी वंडरफुल रोल्स एंड बहुत कुछ बदल चुका है। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट, बट आई थिंक वो फीमेल टेक्नीशियंस जो हैं वो अभी भी कम हैं। जैसे देयर आर नॉट सो मेनी विमेन हु शूट फिल्म्स, मतलब कैमरा पर्सन उतने नहीं हैं, तो वो सब उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी लड़कियों को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, और ताकि बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सीरियसली लें। सो आई थिंक दोज इश्यूज आर स्टिल देयर, बट आई थिंक थिंग्स आर रियली चेंजिंग, एंड आई थिंक द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन ग्रेट फॉर वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री। आपने टर्निंग पॉइंट में अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी संवाद का ज्यादा यूज किया है और उसमें हिंदी के कम है, तो ऐसा नहीं लगा कि इससे ज्यादा दर्शक नहीं मिले? टर्निंग 30 का जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें आई थिंक हाँ वो काफ़ी हद तक इंग्लिश में है वो फिल्म, पर ये इसकी वजह ये थी कि जो कैरेक्टर है और जो जहाँ आई मीन जैसे वो स्टोरी का जो बेस है वो अपर मिडिल क्लास बॉम्बे की लड़की है जो एड एजेंसी में काम करती है, तो उस तरीके की लड़की जो है वो नॉर्मली रोज में जिस तरीके का लैंग्वेज यूज करती है उसी तरीके का लैंग्वेज हमने उन्हें यूज किया है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ गर्ल इज मच मोर लाइकली टू स्पीक इन English all the time, so that's why she's speaking in English. We had dubbed a Hindi version which we showed in small towns, but I think Turning 30 का theme और जिस तरह का वो स्टोरी है इंट्रिंसिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, एंड आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश भी ऑलमोस्ट एक इंडियन लैंग्वेज है, and there's so much Indian writing in English which is very well accepted. So I think Indian films in English also are becoming you know, like they are getting made now, whether it's Delhi Belly or it's Kiran Rao's film. इतने गोल विषय को आपने फिल्म का आधार कैसे बनाया और क्यों बनाया? इतने जो आपने विषय ये चुना, इसकी वजह क्या रही? You talking about Turning 30 और Turning 30? Okay, हाँ, ये विषय मैंने एक्चुअली इसलिए चुना कि जब मैंने वो फिल्म लिखी थी आई वॉज अबाउट मैं 27 आई थिंक आई वॉज अराउंड 27 और समथिंग, एंड आई थिंक आई वांटेड टू मेक समथिंग दैट आई फेल्ट आई कुड रिलेट टू। तो मुझे लगा कि एक लड़की जो बॉम्बे में रहती है और जो 30 इयर्स की होने वाली है, उस मतलब आई जस्ट थॉट कि उस तरीके उसको क्या परेशानी होगी, तो वो सोच करके मैंने टर्निंग 30 लिखा। और आई थिंक मेरे आसपास के लोगों और जिंदगियों को जो मैं देखती थी उससे मैंने आई ड्रू अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, बिकॉज आई फेल्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ women who are like in their late 20s and early 30s and you know very confused about what they want from life, so I tried to put that into the film. चलिए समय की कमी है, लेकिन संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि सुनहरी दास्तान फिल्म के जरिए आपने कितनी सुनहरी यादें समेटी हैं? मैंने तो बहुत सुनहरी यादें समेटी हैं, एंड आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ थी कि जब मैं छोटी थी मैंने बहुत सारे छोटे मेरे फादर IAS में थे, तो मैं बहुत सारे छोटे शहरों में रही थी, जैसे मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। तो ऑलमोस्ट 25 इयर्स के बाद मैं उन शहरों को मैंने फिर से विजिट किया, and I think when I was in Munger one day I even started crying because I just all the memories of my childhood came back.
So I think it's really been a walk down memory lane and a great and beautiful learning experience. And I really do hope that बिहार के लोग, especially बच्चे, ये फिल्म देखें और अपनी विरासत से वाकिफ हों। बहुत बहुत शुक्रिया अलंकृता, आप स्टूडियो में आई और आपने जो फिल्म बनाई उसके बारे में बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज बिहार का विकास ना केवल देश बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस अहम मुद्दे को अपने वृत्तचित्र में विषय बनाया निर्देशिका अलंकृता श्रीवास्तव ने, जिनसे हमने बातचीत की। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।